हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एफएफ। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो पिछले 2 दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पा रही थी। उसका कुछ ख़ास रीज़न तो नहीं था, या फिर कहें तो वो रीज़न बहुत ख़ास था, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था। उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गई थी। उस वीडियो पर लिटरली एक कमेंट तक नहीं आया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा सैड थी, या फिर कह लो मेरा मूड नहीं था सुनाने का, क्योंकि मुझे लगा आपको स्टोरीज पसंद नहीं आ रही है। लेकिन आज फिर से मैं आपके साथ लेकर आ गई हूँ दी एंजल्स प्रोटेक्टिव हस्बैंड के नेक्स्ट पार्ट को। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली हमारे वांगशैन कपल एक हो चुके थे। उन्होंने अपने वेडिंग को कंज्यूमेट कर लिया था, और अब विंग और वांग जी एक दूसरे के एम्ब्रेस में लेटे हुए थे। दोनों ही अपनी हेवी नाइट एक्टिविटी से थके हुए थे। उस रूम में बस डिम रेड लाइट जली हुई थी और रोशनी का वही एक सोर्स था। दोनों ही साइलेंस में बस बैठे हुए थे। तभी विंग ने कहना स्टार्ट किया, तुम्हें पता है लंजा, मेरे साथ ये सब शुरू से शुरू नहीं हुआ था। जब तक मैं छोटा था तब तक मैं अपनी फैमिली की आंखों का तारा था। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे, माँ बाबा चेंगा चेंगा अभी भी करते हैं, लेकिन माँ बाबा वो नहीं करते। और मुझे नहीं पता कि इसमें मेरी गलती कहाँ है। क्या मेरी ये गलती है कि भगवान ने मुझे ऐसा बनाया? अगर मुझे ये पता होता या फिर मेरे हाथ में होता तो मैं भगवान को मना कर देता कि वो मुझे ऐसा ना बनाए, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने समझने के बजाय मुझसे बस हेट करना स्टार्ट कर दिया, और उसी हेट में वो ये तक भूल गए कि मैं उनका बेटा हूँ, उनका खून हूँ। वो अपने खून के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ घर तक किया मैं समझ सकता था, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे इस बात की तसल्ली तो थी कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ, मैं उन्हें देख सकता हूँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने फिर मेरी शादी करवा दी, वो भी ज़बरदस्ती। मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन जैसे ये शादी मेरी ज़बरदस्ती हुई है, वैसे ही वो शादी भी मेरी ज़बरदस्ती करवाई गई थी। मैं बिल्कुल खुश नहीं था, और ना ही चेंगागा खुश थे। उन्होंने मॉम डैड से बहुत लड़ाई की इस बात को लेकर कि वो मेरी शादी ना करवाए, लेकिन मॉम डैड के आंखों पर तो जैसे पट्टी बंधी हुई थी बिजनेस की। उन्हें अपने बिजनेस को बढ़ाना था, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी करवा दी। मेरी शादी हुई तो मुझे एक थोड़ी सी होप थी कि शायद मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करेगा, मेरी रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे पेरेंट्स भले ही मुझसे कैसे बात करते हो, लेकिन वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरे बाबा मेरी माँ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो मुझे भी लगा था कि शायद मेरा पार्टनर मेरी रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन ये सब बस मेरा एक सपना था, और ये सपना हमारी वेडिंग नाइट के दिन ही टूट गया था, क्योंकि वो शादी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हुई थी, जैसे कि हमारी शादी हुई थी। और मैं अभी तक किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं था। मैं हमारी वेडिंग को कंप्लीट करने के लिए भी तैयार नहीं था। इसलिए मैंने विंचाव से कहा कि मुझे अभी वो सब नहीं करना, मुझे हमारी वेडिंग को कंज्यूमेट नहीं करना। लेकिन वो उसने मेरी कुछ नहीं सुनी, और उस रात ये बोलते बोलते विंग चुप हो गया। और वांग जी जो विंग के बैग को सहला रहा था, वो अभी भी उसे सहला रहा था, और जैसे वो उसे अश्योरेंस दे रहा हो कि वो उसके साथ है। विंग ने एक डीप ब्रीथ ली और कहा, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट हुआ। मैं नहीं चाहता था, मुझे खुद से डिस्गस्ट फील हो रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। वो हैवान था, उसने मुझ पर कोई मर्जी नहीं दिखाई। वो मेरा फर्स्ट टाइम था, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल बीस्ट था, और उसका टॉर्चर बस यहीं ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद से उसने भी मुझे बस उस घर में लॉक कर दिया। शायद उसे ये नहीं पता था कि मैं गैर हूँ, फिर भी उसने मुझे
उस घर में बस लॉक कर दिया। मैं उस घर का सारा काम करता, उनकी फैमिली के लोगों के सारे काम करता, और इतना सब करने के बाद भी उस फैमिली की आंखों में मेरे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। यहाँ तक कि मेरा हस्बैंड तक मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता था। वो हर रात मेरे साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होता, और यही सब, और यहाँ तक कि उसने मेरे ऊपर ये बोलकर विंग फिर से शांत हो गया। लेकिन इससे पहले कि विंग कुछ कह पाता, वांग जी ने कहा, उसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। ये सुनकर विंग शॉक हो गया और उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम्हें छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने देखा है तुम्हारी बैग पर। क्या ये उसी ने किया है? वांग जी ने पूछा। विंग ने बस नोट किया। उसने कहा, जब भी मुझसे कोई गलती होती थी, भले वो गलती बहुत छोटी ही क्यों न हो, वो मुझे जानवरों की तरह मारता था। एक बार मेरे हाथ से एक वॉच सफाई करते समय एक वॉच टूट गया, और वो उस टाइम वो वही था। यहाँ तक कि पूरी फैमिली भी वही थी, लेकिन उसने सबके सामने मुझे स्लेप किया, यहाँ तक कि उस विप से भी मारा। लेकिन उस फैमिली मेम्बर्स में से किसी ने उसे रोका नहीं, बल्कि ये सब बस देखते रहे। और ये सब ऐसे ही चल रहा था। मैं सब कुछ सह रहा था, क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स से कोई उम्मीद नहीं थी। और मेरी शादी होने के बाद मेरे चेंगगा भी अब्रॉड अपनी फर्स्ट स्टडीज़ के लिए चले गए थे, तो मेरे पास कोई नहीं था। लेकिन फिर मेरी लाइफ में एक पर्सन आई। वो वेंस की कज़न थी, उसका नाम वेंचिंग था। वो कभी कभी उस घर में आती थी, और सिर्फ वही थी जो मेरे साथ अच्छे से बिहेव करती थी, मेरे साथ बात करती थी। और जब भी वो आती, वो मेरे ऊपर वाउंड्स देखती, तो वो एक डॉक्टर थी, तो वो मेरे वाउंड्स को ट्रीट तक करती थी। लेकिन जब वेंचाओ को पता चला, तो उसने उसको इस घर में आने से मना कर दिया। लेकिन वो सिर्फ मेरे लिए उस घर में आती थी। और 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ये सुनकर मैं जितना खुश था, उतना ही अंदर से टूट चुका था, क्योंकि फिर भी मुझे उसको बताना था कि ये चाइल्ड उसका है। मैं जानता था कि जैसे मेरे पेरेंट्स मुझसे नफ़रत करते हैं, अब वो जो पहले से ही मुझे पसंद नहीं करता, वो उसने मुझसे शायद शादी सिर्फ बिजनेस और मेरी बॉडी के लिए की थी। और जब मैंने उसे बताया, तो सच में उसे बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट फील हुआ। उसने ये तक मानने से मना कर दिया कि ये चाइल्ड उसका है। उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन उस चाइल्ड की मेरी लाइफ में आने के बाद में मेरी लाइफ बदल गई थी। मैं भले ही कितना ही सैड हूँ, कितना ही दुखी हूँ, मुझे ये एश्योरेंस था कि मेरे पास मेरा बेबी है, कभी ना कभी तो वो मेरे पास होगा। लेकिन शायद भगवान से मेरी वो खुशी भी नहीं देखी गई। एक रात उसने अपने घर पर पार्टी रखी, और उसमें उसने सारे दोस्तों को बुलाया, और उसने मुझे ड्रिंक सर्व करने के लिए कहा। उसके दोस्त बिल्कुल उसके जैसे थे। उनमें से एक दोस्त की नज़र मुझ पर थी, और मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। लेकिन उस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और उस रात उस पर्सन ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, और जब मैंने उसे भगाया या फिर प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, तभी मेरा सो कॉल्ड हस्बैंड वहाँ आ गया। और उसे लगा कि मैं उसके दोस्त को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उस रात उसने फिर से मुझे मारा। लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो मुझे मारता था, लेकिन अब मैं प्रेग्नेंट था, फिर भी वो बेस्ट मुझ पर कोई रहम नहीं करता था। और उस रात भी वो मेरे साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट हुआ, और इसकी वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया। ये बात मुझे तब पता चली जब वेंचिंग ने मुझे चेक किया। उसके बाद मैं बहुत बुरी तरीके से टूट गया था। मैं बिल्कुल किसी जिंदा लाश की तरह हो गया था। वो पर्सन मेरे साथ कुछ भी करे, मुझे कितना भी मारे, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मैं बिल्कुल पत्थर हो चुका था। लेकिन जब उसने मेरी ऐसी हालत देखी, तो वो और ज़्यादा रोष हो गया, और अब वो घर पर अपनी मिस्ट्रेस को लाने लगा। और तुम्हें पता है वो उसकी मिस्ट्रेस कौन थी? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा, और विंग ने चकल करते हुए कहा, वो जो भी उसकी वाइफ है, वांग लिंगजा, वो उसकी मिस्ट्रेस थी।
लेकिन एक दिन पता नहीं कैसे मेरे चेंग गागा वहाँ पर आ गए और उन्होंने मेरी वो हालत देख ली। ये बात वेंचाओ को भी नहीं पता थी कि मेरे चेंग गागा अचानक वहाँ आ जाएंगे, क्योंकि जब भी मेरे पेरेंट्स आते थे तो वो वेंचाओ को इन्फॉर्म करके आते थे। इसीलिए मेरे पेरेंट्स के आने से पहले ही वो मुझे ट्रीट कर देता था या फिर मेरे गाँव को छुपा देता था। इसीलिए मेरे पेरेंट्स को मुझ पर यकीन नहीं होता था। लेकिन मेरे गागा एक दिन अचानक ही आ गए और उन्होंने मेरी ऐसी हालत देखी। उसके बाद उन्होंने वेंचाओ को बहुत मारा, यहाँ तक कि उन्होंने इतना मारा कि वेंचाओ कई दिनों तक हॉस्पिटल से शायद बाहर नहीं आया। मैंने बस सुना था, क्योंकि उस दिन के बाद मेरे गागा मुझे वापस अपने घर ले आए और अगली बार वेन हाउस में बस डिवोर्स पेपर पहुँचे थे। उसके बाद मैं बहुत दिनों तक अपने रूम तक से बाहर नहीं आया। लेकिन मेरे पेरेंट्स को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्हें लगता था कि मेरी वजह से उनकी बिजनेस डील टूट गई थी, क्योंकि वेन रूहान जो कि वेंचाओ के फादर थे, जब उन्हें पता लगा कि उनके बेटे की क्या हालत हुई है तो उन्होंने सारी बिजनेस डील्स हमारे साथ कैंसिल कर दी। और मेरे पेरेंट्स को सिर्फ इसी चीज़ का गुस्सा था कि मेरी वजह से उनका बिजनेस डूब रहा था। मेरी क्या गलती थी लंजा? क्या मेरी ये गलती है कि मैं यहाँ इस वर्ल्ड में पैदा हुआ क्या, या फिर मेरी ये गलती है कि मैं अपने पेरेंट्स का चाइल्ड हूँ? मुझे नहीं समझ आता आखिर मेरे पेरेंट्स मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं। मुझे मॉम और डैड ने भी तो अपनाया है, तो फिर मेरे पेरेंट्स मुझे क्यों नहीं अपना सकते? ये बोलकर विंग की आंखों में आंसू थे। वो बुरी तरह रो रहा था और वांग जी ने बस उसे हक कर लिया। और थोड़ी देर वो दोनों ही ऐसे ही साइलेंस में थे। अब लगभग 3 साल बाद उस इंसिडेंट को हुए हुए लगभग 3 साल बीत चुके थे और इस 3 साल में बहुत कुछ चेंज हुआ था। शाओ चेन और शुएंग की एक ब्यूटीफुल सी बेबी गर्ल थी जो कि लगभग 3 साल की हो चुकी थी। उसका नाम उन्होंने शू आचिंग रखा था। वहीं लेंशचेन ने जियांगचेंग को प्रपोज कर दिया था। इसकी वजह से जियांगचेंग और लेंशचेन मैरिड थे और वो लेन मेंशन में ही रहते थे। और रही बात विंग और वांग जी की, तो इस बीच चाइना में एक कंपनी ग्रो हो रही थी और कुछ ही दिनों में वो कंपनी टॉप पर पहुंच चुकी थी। वो कंपनी लेन एम्पायर के बराबर आ चुकी थी और उस कंपनी का नाम सीएन एम्पायर था। उसका सीईओ कुछ दिनों पहले ही रिवील हुआ है और उसका सीईओ रिवील हुआ उसे देखकर सब लोग शॉक थे, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और सबसे ज़्यादा शॉक थे मिस्टर एंड मिसिस वी। अभी एक लगभग 50 फ्लोर की बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर एक ऑफिस था, बहुत बड़ा वाला, जिसमें एक पर्सन बैठा हुआ था और वो पेपर वर्क कर रहा था शायद अपने लैपटॉप में। तभी उस ऑफिस का डोर ओपन होता है और वहाँ से एक पर्सन अंदर आता है। वो पर्सन जो उस चेयर पर बैठा हुआ था, जैसे ही उसकी नज़र सामने वाले पर्सन पर जाती है तो उसके फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल जाती है और वो पर्सन भी उस पर्सन के पास आता है और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, आई मिस यू बेबी। ये सुनकर उस पर्सन के फेस पर स्माइल जाती है और अपने हाथों को उठा देता है, जैसे वो चाहता हो कि वो सामने वाला पर्सन उसे कैरी करे। और वो पर्सन भी खुशी खुशी उसे कैरी कर लेता है और वहीं उस ऑफिस में जो सोफ़ा रखा हुआ था उस पर जाकर बैठ जाता है। वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि लेन वांग जी था और वो पर्सन जो उसकी गोद में बैठा हुआ था वो लेन वुजियान था, जो कि अब सीएन एम्पायर का सीईओ था। उस इंसिडेंट के बाद वांग जी ने विंग को इस काबिल बनाया कि विंग आज इस मुकाम पर है। मिस्टर एंड मिसेस वी को जब ये पता चला था कि विंग इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है और उसने अपनी दम पर ये सब खड़ा किया है, तो उन्हें अपने डिसीजन पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ था। और रिग्रेट इसलिए क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद चेंग ने भी उनसे बिल्कुल बात करना बंद कर दिया था और कुछ दिनों बाद तो चेंग ने उसे प्रपोज कर दिया था और उनकी शादी हो चुकी थी। इसीलिए मिस्टर एंड मिसिस वी उस घर में, उस इतने बड़े घर में जिन्होंने उनका
जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था, हमेशा बस रिच होने का, उसमें बस अकेले रह गए थे वहाँ। उनके पास कोई भी उनका चाइल्ड नहीं था। जियांग चेंग अपनी मदर और फादर का सारी नेसेसरी थिंग्स का ख्याल रखता, लेकिन वो रहता लेन मेंशन में था। और तब मिस्टर एंड मिसेस जी को समझ आया था कि उन्होंने विंग के साथ कितना गलत किया। इसीलिए एक दिन वो लैंग मेंशन आए थे और उन्होंने विंग और वी चेंग दोनों से ही माफ़ी मांगी थी। और विंग और वी चेंग में उनकी आंखों में रिग्रेट देख सकते थे। और आखिर अपने बच्चे अपने पेरेंट्स से कब तक दूर रहते। मिस्टर एंड मिसेस वी ने अपना सबक ले लिया था। उन्होंने विंग को जितना नेग्लेक्ट किया था, विंग ने अपनी काबिलियत से पूरे वर्ल्ड में अपना नाम उतना ही रोशन किया था। वहीं रही बात वेंचाओ की, तो वेंचाओ को तो वांग जी ने इतनी बुरी तरीके से पनिश किया था कि शायद ही वेंचाओ दोबारा इस वर्ल्ड में जन्म लेने की इच्छा भी करेगा। अब हमारे वांगशुन कपल को देखते हैं, जो कि एक दूसरे की बाहों में थे। वांग जी ने विंग के बालों को सहलाते हुए कहा, तो मेरा बेबी कैसा है? ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और पाउट करते हुए कहा, लंजा, वो अभी तक इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो तुम्हारी बातों को समझ सकता है या वो थक सकता है। ये सुनकर वांग जी के फेस पर स्माइल जाती है। वो विंग की बेली पर हाथ रखता है और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, और मैं तो अपने बड़े बेबी की बात कर रहा था। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ विंग, कैसे हो तुम? ये सुनकर विंग के दोनों ईयर्स पिंक हो जाते हैं और वो अपने फेस को वांग जी की नेक में छुपा लेता है और कहता है, मैं ठीक हूँ। और तुम कब वापस आए? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे। यह सुनकर वांग जी ने कहा, 2 दिन बाद आने वाला था, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से दूर ही नहीं रह पाया, इसीलिए आ गया। और वैसे भी मैं अपने बेबी को बहुत मिस कर रहा था। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, और अब तुम किस बेबी की बात कर रहे हो? ये सुनकर वांग जी ने कहा, अब की बार मैं अपने दोनों बेबीज़ की बात कर रहा हूँ। यस, विंग 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। और ये बात जब वांग जी को पता चली थी तो उससे ज़्यादा खुश शायद ही इस अर्थ पर कोई पर्सन होगा। वो सच में उस दिन बहुत खुश था। और उसके बाद लेन मेंशन में एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन भी हुआ था, जहाँ पर उनके सभी दोस्तों को बुलाया गया था। वांग जी ने टाइम देखा और कहा, तुमने लंच किया? ये सुनकर विंग ने नाम में अपना सिर लाया तो वांग जी ने एंग्री होते हुए कहा, तुमने अभी तक अपना लंच नहीं किया? विंग, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपना ख्याल रखा करो, और अब तुम्हें अपने बेबी का भी ख्याल रखना चाहिए। मैं 1 हफ्ते तक यहाँ नहीं था तो तुमने अपना शेड्यूल ही बिगाड़ लिया। ये सुनकर विंग ने अपने सिर को झुका लिया। वांग जी ने कहा, तुम अभी मेरे साथ लंच करने चल रहे हो? ये सुनकर विंग की आंखें चमक गई और उसने कहा, चलो, मुझे स्पाइसी फूड खाने हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम स्पाइसी फूड नहीं खा सकते, डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है। ये सुनकर विंग के फेस पर एक प्यारा सा पाउट हो जाता है और वो कहता है, नहीं, मुझे स्पाइसी फूड ही खाना है, अगर तुम नहीं खिलाओगे तो मैं लंच नहीं करूँगा। ये बोलकर अपने हाथों को अपने चेस्ट पर फोल्ड कर लेता है और वांग जी बस साय करता है। वो जानता है विंग प्रेग्नेंट है और अभी विंग के मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो वो मना नहीं कर सकता, लेकिन उसे अपने हस्बैंड के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना बहुत अच्छी तरह से आता है। उसने कहा, ओके ठीक है, तुम खा लेना, पर चलो तो सही। ये सुनकर विंग के फेस पर बहुत बड़ी स्माइल जाती है और उसकी आंखें चमक जाती है। उसके बाद दोनों ही ऑफिस से निकलकर रेस्टोरेंट में जाते हैं और अपना लंच एंजॉय करते हैं। जैसा कि वांग जी ने कहा था, उसने विंग का माइंड डिस्ट्रैक्ट कर दिया था और उसके बाद विंग ने वही खाया जो वांग जी ने उसे कहा था। और अब उसके बाद वांग जी ने विंग को उसकी कंपनी छोड़ दिया और खुद अपनी कंपनी चला गया। और अब इवनिंग हो चुकी थी, धीरे धीरे अंधेरा होने वाला था। तभी विंग जो अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था, तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। वो इस कॉल को देखता है और उसके फेस पर एक स्माइल जाती है। वो कहता है, हेलो अभी, तुमने मुझे मिस किया? ये सुनकर उधर फ़ोन की दूसरी तरफ वांग जी कहता है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, नीचे आ जाओ। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, तुम मुझे लेने आए हो? ये सुनकर वांग जी ने बस साई किया और कहा, विंग नीचे आ जाओ। ये सुनकर विंग बस नीचे चला गया। अपने सारी चीज़ों को समेट कर विंग नीचे चला गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आई नो एपिसोड बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप मुझे कमेंट करते हो
तो मुझे इनकरेजमेंट मिलता है नए नए एपिसोड लाने के। और जब आप कमेंट नहीं करते हो तो सच में मूड ऑफ हो जाता है।